हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी टीचर रश्मि सिंह और आज लेके आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी। जैसे कि पहले ही बता दिया, स्टार्ट हो चुकी है और आज सूर्य तप और चक्रवात, इंसुलेशन एंड साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मंडे और ट्यूसडे क्लास नहीं हो पाई एक्चुअली बच्चे, मंडे क्लास होने वाली थी लेकिन हम आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण क्लास नहीं ले पाए। ठीक है, कल ही हम आए हुए हैं तो आज से क्लास स्टार्ट कर देंगे। अब रेगुलर क्लास होगी 31 तक, हम रेगुलर क्लास लेंगे। उसके बाद दिवाली की छुट्टी के बाद फिर क्लास स्टार्ट होंगी, लेकिन अभी रेगुलर क्लास लेंगे। जैसे कि अल्टरनेट लेते हैं, 15 क्वेश्चन करते हैं, विथ एक्सप्लेनेशन के करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा बच्चे, आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा जो मुझे जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन कराएं, ABCD बस टिक लगाएं और आगे बढ़ें। तो बताइए कि आप चाहते हैं इस तरह से पढ़ाएं या फिर आप चाहते हैं कि उसका सारी व्याख्या, सारी एक्सप्लेनेशन की जाए। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरह से आप लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन कराई जाए, क्योंकि अभी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अब हम लेके आए हैं जो हमेशा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब फिर आप देखेंगे क्लास और उसके बाद पछताने के अलावा नहीं रह जाने वाला कुछ भी। ठीक है, तो हाँ, मुझे पता है कि अभी दिवाली की सफाई और दिवाली से संबंधित शॉपिंग वगैरह चल रही हैं, लेकिन जैसे कि हम टाइम निकालते, बच्चे आप भी टाइम निकालो ना। हम भी बिजी हैं, हमें भी बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, और लेकिन उसके साथ साथ हमें आप लोगों की क्लास भी लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपने पढ़ाई पे वैसे ही ध्यान रेगुलर रखिए। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है बच्चे, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? एटमॉस्फेयर तो पढ़ा चुके हैं, ठीक है, लास्ट क्लास में। आप लोग कभी कमेंट नहीं करते हैं, पता ही नहीं चलता आप लोगों को पसंद है कि नहीं। कमेंट करके बताइए ना बच्चे। ठीक है, आज का टॉपिक है सूर्य तप और चक्रवात, इंसुलेशन एंड साइक्लोन्स। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? सूर्य तप और चक्रवात, इंसुलेशन एंड साइक्लोन्स। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं मैंने, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कर लेंगे तो आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, कथन कारण। ठीक है, रीजन, असर्शन है रीजन। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। ठीक है, कथन क्या है? अगेन पढ़ लेते हैं। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। ठीक है, कारण, रीजन क्या है इसका? पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट फर्स्ट, ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, आपको बताना क्या है? वायुमंडल अधिकांश टेरिस, एक तो आपको पता होना चाहिए, पहले ये करा लेते हैं फिर उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग देखेंगे नहीं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि सबको ABCD ही चाहिए, सीधे टिक लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, जानने से कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्या मतलब रट लेना है ना, रटने से ही अगर कंप्लीट होना है सारा कुछ तो फिर रट ही लो। ठीक है, कितने क्वेश्चन आप लोग रटेंगे? आप ही बताइए, आप कितने क्वेश्चन रटेंगे जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। लेकिन आप कॉन्सेप्ट देखना ही नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो बताइए, वायुमंडल अधिकांश रूप परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट सूर्य से तथा इनडायरेक्ट, ये परोक्ष है ना, डायरेक्ट, एंड प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। ठीक है, और पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे, सौर लघु तरंगे शॉर्ट वेव रेडिएशन, पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से परिणत होती हैं। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अभी बता रहे हैं क्यों, अभी बता दे रहे क्यों। पेन रेड ही सही है, सही है। ठीक है, ए
ठीक है। ए, वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह की, वायुमंडल या पृथ्वी की सतह की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। ठीक है, ये आप लोग भी जानते हैं कि ऊर्जा का जो सोर्स है वो क्या है, सूर्य है, सन है। और सौर ऊर्जा को भी क्या, सूर्य तप कहा जाता है। इंसुलेशन किसे बोलते हैं, सूर्य ऊर्जा। ठीक है, सूर्य तप जो प्राप्त होती है पृथ्वी पे या वायुमंडल में, तो वो क्या होती है, सूर्य तप, उसे ही बोलते हैं इंसुलेशन। ठीक है, सूर्य से जो ऊर्जा विकिरित होती है वह लघु तरंग सौर विकिरण द्वारा होती है। लघु तरंग तो शॉर्ट वेव रेडिएशन द्वारा। ठीक है, सूर्य की जो ऊर्जा, और जबकि पृथ्वी द्वारा होने वाला विकिरण, जब सूर्य से ऊर्जा जो आएगी, एक मिनट, सन, इससे जो ऊर्जा आएगी शॉर्ट में आएगी। ठीक है, शॉर्ट, इसे बोलते हैं फोटान। ठीक है, इसे बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंग। चल, लघु तरंगों के रूप में कहां से आती, लघु तरंग सौर विकिरण होता है जो लघु तरंगों के रूप में। ठीक है, यहाँ पे बता दें आपको, ये सब समझ जाएं आप लोग के रूप में। शॉर्ट वेव रेडिएशन ये आ रही है सन की, सूर्य तप बोलते सनलाइट, सूर्य तप सनलाइट। ठीक है, और जब पृथ्वी पर ये आ जाती धरातल पर, ठीक है, जब पार्थिव विकिरण, यानी एक मिनट, और जो पृथ्वी ऊर्जा को वापस करती है। ठीक है, वापस करती किस रूप में है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एक मिनट यहां लिख देते, रेडिएशन ये किसके रूप में होती है, लघु तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में। ये होती है दीर्घ तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंग। ठीक है, जब पृथ्वी द्वारा होने वाला विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। ठीक है, जो विकिरण वापस जो जाती है ना, जिससे वायुमंडल गर्म होता है, तो वो कौन सी उससे होते हैं, दीर्घ तरंगों के रूप में, मतलब टेरेस्ट्रियल, इसे बोलते हैं पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये किसमें होता है, लॉन्ग वेव के रूप में। ठीक है, दीर्घ तरंगों, जिससे दीर्घ तरंग धरातलीय पार्थिव विकिरण कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, जैसे धरातलीय तरंगे या पार्थिव विकिरण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसे बोलते हैं पार्थिव विकिरण या धरातलीय विकिरण कहते हैं। वायुमंडल को गर्म करने, जो वायुमंडल गर्म होता है, ठीक है, वो किससे होता है, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में ही ये गर्म होता है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल किससे गर्म होता है, दीर्घ तरंग के विकिरण से। ठीक है, इन दोनों सूर्य तप और पार्थिव विकिरण के अंतर के परिणाम स्वरूप वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, तथा बाकी इतना ही सही बता दिया ना। वायुमंडल किससे गर्म होता है, लॉन्ग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। ठीक है, और सूर्य तप जो विकिरण आता है धरातल पर, पृथ्वी पर, वो आता है शॉर्ट वेव रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, इसमें बस यही बताया गया। देखो, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष, देखो ये सीधे आ रहा है ना रेडिएशन, डायरेक्ट जो पृथ्वी जिससे गर्म होती है, वो क्या होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन, सूर्य तप से पृथ्वी गर्म होती है। ठीक है, और लेकिन वायुमंडल जिससे गर्म होता है वो क्या होता है, वायुमंडल जिससे गर्म होता है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण। ठीक है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा। ठीक है, ये इसमें बताया गया। वायुमंडल अधिकांश रूप परोक्ष रूप से सूर्य से तथा
प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती हैं। ठीक है, और ये आर दोनों से ही आर की सही व्याख्या करता है। ठीक, समझे हैं आप, जिसने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी। बाकी इसका जब बेसिक पढ़ाएंगे ना, इंसुलेशन काफी लंबा चैप्टर है और सारा एक एक करके पढ़ाएंगे। अभी तो एक्चुअली की क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें ज़्यादा अगर हम एक्सप्लेनेशन कराते हैं तो बच्चों को पसंद नहीं आता है। ठीक है, उनको सिर्फ ABCD टिक लगाने वाले चाहिए, जो कि मार्केट में चल रहा है वही ट्रेंड चाहिए ना, क्योंकि उन्हें नहीं समझना है कुछ भी। ठीक है, वायुमंडल का पूरा हो गया अपना। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। ठीक है, और पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती हैं। ठीक है, पृथ्वी की जो तरंगें होती क्या होती हैं, वो जो सौर की लघु तरंगें हैं वो पृथ्वी पर आके जब वो वापस जाती हैं, विक्रीडित होती हैं वापस, जब कहते हैं ना दिन में सूर्य ऊर्जा, पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, और रात में वो जो ऊर्जा होती है, जो जितनी होती जरूरत उतनी कंप्लीट करने के बाद वापस वो उसे वापस रिलीज कर देती है। ठीक है, किसमें, पार्थिव विकिरण के द्वारा। ठीक है, उससे क्या वायुमंडल, उसी से वायुमंडल गर्म होता है। इसलिए हमेशा आगे क्वेश्चन बना, इसलिए उसमें बताएंगे कि क्या है। बस इतनी एक्सप्लेनेशन बताना बहुत जरूरी है। बस कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ, बढ़ना है ये बदने नहीं है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है। क्योंकि ठीक है, अब आपको बताना है कि वायुमंडल, एक मिनट, कि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, बताइए। और दूसरा है ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ठीक है, और थर्ड है ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। ठीक है, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल फर्स्ट, बी है केवल 2 और 3, और सी है केवल फर्स्ट और 3, और डी है 1, 2 और 3। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सी, केवल 1 और 3, केवल 1 और 3। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर पृथ्वी से ये हो गई पृथ्वी, ठीक है, अर्थ, ठीक है, इससे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण, ठीक है, ठीक है, ये रहेगा एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये लेयर। तो ऑब्वियस है ना कि देखो ये रेडिएशन जो निकलेंगे, तो वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म होगा। देखो ये पहले ये सतह गर्म होगी, फिर ये सतह गर्म होगी, फिर ये सतह गर्म होगी, इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर बताया है। देखो यहां से सतह से फिर ऊपर की ओर चलते जाएंगे, गर्म हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें क्या बताना है? सही उत्तर बताना है। और थर्ड में है ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। बिल्कुल, जैसे जैसे कि बढ़ते जाएंगे, नीचे भारी गैसें होती हैं, ऊपर हल्की गैसें होती हैं। ऊपर को के वायुमंडल में हल्की गैसें पाई जाती है, लेयर में, एटमॉस्फेयर लेयर में। ठीक है, हल्की गैसें पाई जाती हैं, और धीरे धीरे वहां, क्योंकि जल वाष्प की मात्रा भी कम होती जाएगी, और हल्की गैसें धीरे धीरे वहां पे हवा भी कम घनी होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि उन्हें कोई माध्यम नहीं मिलता है, इसलिए धीरे धीरे हवा कम घनी होती चली जाती है। ठीक है, ये भी आंसर ठीक, ये भी रीजन ठीक है। ठीक है, तो और सेकंड में क्या पूछा गया था? ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होगी। ये गलत है, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता क्यों अधिक होगी? क्योंकि वहां पे हल्की गैसें हैं, वहां पे जल वाष्प नहीं है, धूल के कण नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए कोई माध्यम भी नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आर्द्रता होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड सही है, सी, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, केवल 1 और 3 ये सही है। ठीक है,
विश्व में सूर्य तप का वितरण तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है। सूर्य तप के अवशोषण के कारण धरातल गर्म होता है, ठीक है, और इससे धरातल के संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है और ऊपरी वायुमंडल में वायु विरल एवं आर्द्रता का अभाव होता है, ठीक है। तो आंसर हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा या सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य तप को इंसुलेशन को परावर्तित करता है या करती है। फर्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लेते हैं, तो स्टार बना लेते हैं, ठीक है। ए बालू मरुस्थल, बी धान की फसल युक्त भूमि, सी नवपात हिम से आच्छादित भूमि, नवपात में नई नई बर्फ का गिरना, और डी है प्रेरी भूमि। बताइए, प्रेरीज घास के मैदान वगैरह है ना, वो प्रेरी भूमि। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ठीक है, आंसर होगा नवपात हिम से आच्छादित भूमि। ये आंसर हो गया इसका सी, नवपात हिम से आच्छादित भूमि, नई नई जो बर्फ गिरती है उससे आच्छादित भूमि, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा क्या होगा? सूर्य तप को परावर्तित सबसे ज्यादा करेगी, रिफ्लेक्ट सबसे ज्यादा करेगी, ठीक है। किसी तल द्वारा परावर्तित विकिरण तथा उस तल द्वारा कुल प्राप्त की गई विकिरण के अनुपात को संबंधित तल का एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। किसी तल द्वारा परावर्तित विकिरण तथा उस तल द्वारा कुल प्राप्त की गई विकिरण के अनुपात को संबंधित तल का एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। जितना विकिरण वो प्राप्त करता है और जितना वो परावर्तित करता है उसके बीच के अंतर को क्या कहते हैं? एल्बिडो। जैसे कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है पृथ्वी में, जो सूर्य से ऊर्जा वो प्राप्त करती है और बाकी जो रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है, उसके बीच में कितनी उसने एब्जॉर्ब करी और उसके बाद कितनी रिफ्लेक्ट करी, उसके बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? एल्बिडो, ठीक है, याद रखना। उसके बीच को क्या बोलते हैं? एल्बिडो। पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30 से 35% है, ठीक है, जबकि सर्वाधिक एल्बिडो किसका है? नवपात हिम से आच्छादित भूमि का है। इसका कितना है? नवपात आच्छादित भूमि का एल्बिडो कितना है? 75 से 95%, 75 से 95% एल्बिडो, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। और क्या बताया था? पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना था? 30 से 35%। ये इतना नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जा रहा है वो बताएंगे। और बालू मरुस्थल का कितना है? 20 से 30%, 20 से 30% होगा, ठीक है, एल्बिडो। और धान की फसल युक्त भूमि का एल्बिडो कितना होगा? 3 से 15%। धान की फसल भूमि का कितना होगा? 3 से 15% एल्बिडो होगा, ठीक है। और तथा प्रेरिश भूमि का होगा 10 से 20%। प्रेरिश भूमि का होगा 10 से 20%, ठीक है, एल्बिडो। कितने इसने सनलाइट प्राप्त की और कितनी रिफ्लेक्ट की, ठीक है, उसके बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? एल्बिडो। तो सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होगा? रिफ्लेक्ट, नवपात हिम से आच्छादित, सबसे ज्यादा वो रिफ्लेक्ट करेगी। कौन सी? नई नई जो बर्फ गिरती है ना, वो, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? एक मिनट पेन, एक मिनट बच्चे पेन लेते हैं, ठीक है। हाँ, आंसर हो गया सी, ठीक है, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंडरलाइन कर लेते हैं नहीं पे, ठीक है। फर्स्ट ए है जलवाष्प से निचले वायुमंडल की अति परवर्ती गैस है, ठीक है। बी अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ठीक है। सी है जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवा है जो धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। एंड डी है शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवी वृत्त एवं, ये एवं है, एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, ठीक है। इसमें से आपको पूछा गया है क्या सही नहीं है? आंसर क्या होगा?
आंसर क्या होगा? बी। ये सही नहीं होगा, इसलिए यही आंसर इसका बी होगा, अभी बता रहे। ठीक है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर औसत तापमान कम होता जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सोलर रेडिएशन, सोलर लाइट भी, सनलाइट का जो रेशियो भी कम होता है इसलिए। ठीक है, परंतु अधिकतम सूर्यताप प्राप्त करने वाली तापीय विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के पार न होकर, पास न होकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कहाँ पे है? 20 डिग्री, 1 मिनट, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती। विषुवत रेखा तो 0 डिग्री है। ठीक है, विषुवत रेखा तो 0 डिग्री है, यह है अर्थ है। ठीक है, अर्थ को 2 बराबर भागों में काटती है। कौन सी? 0 डिग्री। इसे बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर इसे बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो सूर्य तक का, 1 मिनट, ये अभी आएंगे जिसकी भी कॉल आने होंगे। 1 मिनट बच्चे, इसको हम साइलेंट कर देते हैं, आज भूल गए। ठीक है, साइलेंट कर दिया। अधिकतम सूर्यताप प्राप्त करने वाली तापीय रेखा भूमध्य रेखा के पास न होकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, यहां पे होगा 20 डिग्री, यहां पे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा तापमान पाया जाएगा। ठीक है, और जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परवर्ती गैस है। बिल्कुल सही है, वायुमंडल की अति परवर्ती जल वाष्प सबसे ज्यादा क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज्यादा पैदा करती है। कौन सी? जल वाष्प गैस। ठीक है, जल वाष्प। उसके बाद बताया था हमने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान है। ठीक है, और जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। बिल्कुल करती है। जेट धाराएं जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे हवाओं में। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा एक्चुअली, बच्चे टिक लग गए, ये कंफ्यूज हो जाएंगे काफी बच्चे, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, एंड शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थिति है। बी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी। बी सही नहीं है कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती। कहाँ? जबकि कहाँ पाई जाती है? 20 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश के। कहाँ पाई जाती है? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, पाई जाती है। कौन सी? अधिकतम तापमान की विषुवत रेखा है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। ए भूमध्य रेखा पर, बी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, और सी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, एंड डी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, अक्षांश पर बताइए कहां पर? अभी जैसे बताया है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। आंसर हो गया सी। ठीक है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन हम तो कर ही दिया पहले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है, साफ रातें मेघी रातों की, मेघी मतलब बादलों से आच्छादित रातें। ठीक है, जो जिस रात में बादल घिरे हुए। ठीक है, साफ रातें मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, क्योंकि जो क्लीन नाइट्स होती हैं ना और जो क्लाउडी नाइट्स है उसकी अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। वाई? क्या रीजन है? ए संघनन लग गया, संघनन के कारण, एंड बी विकिरण के कारण, एंड सी आपतन के कारण, एंड डी चालन के कारण। बताइए किसके कारण अधिक ठंडी होती है? आंसर होगा रेडिएशन के कारण, विकिरण के कारण, विकिरण के कारण। आंसर हो गया बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। मेघी रातों में
वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, ये क्लाउडी नाइट्स में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों मतलब क्लीन नाइट्स की अपेक्षा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है। ठीक है, जो पार्थिव विकिरण होता है जब बादल छाए रहेंगे, अभी बता रहेंगे, अभी बता देंगे, जस्ट आपको एक बार सुन लीजिए आप। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है। ठीक है, फलस्वरूप मेघी रातें अपेक्षाकृत गर्म महसूस होती है। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चला जाता है और साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, देख लेते हैं। ये हो गई पृथ्वी। ठीक है, ये हो गई पृथ्वी। ठीक है, यहां ये बादल हैं। ठीक है, जब पार्थिव विकिरण हो गए ठीक है, ये एनर्जी को रात में रिलीज करती है ना, जो दिन में जो सोलर रेडिएशन लिया जाता है सौरिक विकिरण, और रात में पार्थिव विकिरण द्वारा परावर्तित भी कर दिया जाता है वापस पार्थिव विकिरण द्वारा। इसे ही पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन कहते हैं ना, बैलेंस बोलते हैं, हीट बैलेंस पृथ्वी का पार्थिव विकिरण। ठीक है, जो विकिरण होगा तो ये बादलों, और बादल में क्या होते हैं? जलवाष्प, धूल के कण, एक मिनट, जलवाष्प, धूल के कण होंगे, नमक के कण, ये सब होते हैं इनमें, नमक के कण। ठीक है, इनके द्वारा, और गैसें होती है ना, गैसें, इनके द्वारा ठीक है एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो विकिरण है इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा, ये देखो यहाँ एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो यह जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ऑब्वियस है ये एटमॉस्फेयर को गर्म कर देगा। ठीक है, क्योंकि वापस नहीं जाने देता इसको, वापस अंतरिक्ष में, ये अंतरिक्ष में नहीं जाने देते, क्या रेडिएशन को नहीं जाने देते, क्या बादल, जो पार्थिव विकिरण है उसको अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं। ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं यहीं पे, तो ये पूरी क्या वायुमंडल को क्या कर देते हैं? गर्म, वायुमंडल को क्या कर देते हैं? गर्म। इसलिए मेघ से जो आच्छादित रातें होती हैं वो गर्म महसूस होती हैं, क्योंकि रेडिएशन, क्योंकि बादल पार्थिव विकिरण को अंतरिक्ष में जाने से रोक देते हैं। ठीक है, और वायुमंडल की लेयर को गर्म कर देते हैं, इसलिए हमें उस रात में गर्मी महसूस होती है। ठीक है, और अगर बादल नहीं रहेंगे, साफ मौसम होगा, क्लीन नाइट्स होगी, तो ये पार्थिव विकिरण है ना डायरेक्ट अंतरिक्ष में चले जाएंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर को गर्म, थोड़ा तो गर्म रखेंगे क्योंकि वो जरूरी है, गर्म करेंगे, लेकिन एक उमस भरी गर्मी नहीं रहेगी और ठंडी रात महसूस होगी आपको, क्योंकि जितनी भी पार्थिव विकिरण है वो एब्जॉर्ब नहीं हुए, क्योंकि बादल नहीं है, उन्हें कोई माध्यम नहीं हुआ एब्जॉर्ब करने का, विकिरण को एब्जॉर्ब करने का कोई माध्यम नहीं मिलेगा, तो डायरेक्ट वो सीधे अंतरिक्ष में चले जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट वो अंतरिक्ष में चले जाएंगे। ठीक है, इससे हमें क्या हो जाएगी? रात वो ठंडी महसूस होगी। ठीक है, समझे अब कि क्यों हमें साफ रात की अपेक्षा बादल वाली जो रातें होती हैं वो साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती हैं। ठीक है, समझ गए ना, ये रीजन होगा। ठीक है, कि ये इसलिए होता है, किससे? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा। पार्थिव विकिरण को लिख लेते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन।
ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, ये पार्थिव विकिरण है, इसके द्वारा क्या होता है, वायुमंडल गर्म होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 7th। एक मिनट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7th होगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है, ठीक है। और सेकंड है, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में, एक मिनट, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सही है? ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 और ना ही 2। बताइए आंसर क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया, कौन से सही हैं? आंसर हो गया केवल 2, बी केवल 2। अच्छा, सागर का आकार जितना बड़ा हो जाता है, ठीक है, सागर का आकार जितना बड़ा होता जाता है वार्षिक तापांतर उतना ही घटता जाता है। जिसका सागर का आकार जितना बड़ा होता जाएगा वार्षिक तापांतर उतना ही घटता जाएगा। अतः अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है, ठीक है। अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है। इसमें देखो बताया, अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत में तापमान वार्षिक परिसर अधिक नहीं, बल्कि अटलांटिक महासागर में अधिक पाया जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का परिसर अधिक है, ये बात सही है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके रीजन भी आप जानते होंगे, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में लैंड रेशियो ज़्यादा है और दक्षिण गोलार्ध में वाटर का रेशियो ज़्यादा है, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन कराएंगे जब हम इसे बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय, ठीक है। अब साइक्लोन पे आ गए हम, साइक्लोन है, टॉर्नेडो पे आ गए हैं, उष्णकटिबंधीय इधर ऐसा लिखेगा। ये एक्चुअली कल रात में आए हैं, रात में ही मैंने सारे क्वेश्चन बनाए, टाइपिंग करी, ठीक है। जानते हो ना कि जर्नी रहती है ना तो कुछ में थक भी जाते हैं ना, सफ़र करके आते हैं, थक बहुत जाते हैं, लेकिन अब आप बच्चों को पढ़ाना होता है ना तो फिर ये करना ही होगा। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है तो फिर बहुत ऐसे लगता है कि हमारी मेहनत बेकार ही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो क्या ही मतलब है, ठीक है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं ए कैरेबियन सागर में, बी चीन सागर में, सी अरब सागर में, डी श्याम सागर में। कहाँ उठते हैं टॉर्नेडो? टॉर्नेडो कहाँ उठते हैं? कैरेबियन सागर में। आंसर ए, ठीक है, कैरेबियन सागर में। टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, टॉर्नेडो। एक मिनट, टॉर्नेडो, ठीक है। टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ठीक है। आकार की दृष्टि से ये छोटे किंतु प्रभाव की दृष्टिकोण से प्रलयकारी होते हैं, ठीक है, एवं प्रचंड होते हैं। इनका आकार कीप या छलनी के समान होता है। आकार कैसा होता है? कीप या छलनी के समान होता है, जिसका पतला भाग जो होता है धरातल से संबंधित होता है। यूँ आपने देखे होंगे ना, यूँ ऐसे बबंडा टाइप का होता है, यूँ ऐसे आता है लास्ट तक, तो ये क्या होते हैं? छलनी के समान होते हैं। देखो कीप बता रहे हैं, ये ऐसे रहता है ना कीप की तरह, ये ऐसे रहता है, ठीक है। अब यूं यूं धीरे धीरे ऐसे कर करके लास्ट में बिल्कुल पतला, ठीक है, ये रह जाएगा। ये टॉर्नेडो होगा ना, ठीक है। ये क्या होता है? पतला भाग धरातल से संबंधित होता है। टॉर्नेडो एक मिनट, टॉर्नेडो
यद्यपि समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में आते रहते हैं, परंतु कैरिबियन सागर एवं अमेरिकी क्षेत्र प्रमुख टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र हैं। ठीक है, टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ठीक है, और ये सबसे ये कहाँ पे आते हैं? कैरिबियन सागर एवं अमेरिकी क्षेत्रों में के। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तरह ही होते हैं। ये आकार की दृष्टि से छोटे किंतु प्रभाव की दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावकारी होते हैं। ठीक है, याद रखना टॉर्नेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? ठीक है, किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? ए अटलांटिक समुद्र तट, बी प्रशांत तट, सी मिसिसिपी मैदान, डी अलास्का। आंसर क्या होगा? सी मिसिसिपी मैदान। आंसर क्या होगा? सी मिसिसिपी मैदान। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान ग्रेट प्लेन्स के क्षेत्र में ध्रुवीय ठंडी वायुराशियों और मैक्सिको की खाड़ी की गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय वायुराशियों के मिलने से भयंकर चक्रवातों का विकास होता है। ठीक है, जिन्हें क्या टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। टॉर्नेडो प्रभावित बृहद मैदानी भाग टॉर्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, टॉर्नेडो एली। ठीक है, टॉर्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध है। इस टॉर्नेडो एली में मुख्यतः मिसिसिपी मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास और नेब्रास्का राज्य सम्मिलित हैं। ठीक है, टॉर्नेडो एली में कौन कौन से आते हैं? टॉर्नेडो एली में मुख्यतः कौन से आते हैं? कौन से राज्य आते हैं? मिसिसिपी मिसौरी घाटी, मिसिसिपी मिसौरी नदी है ना ये, घाटी, टेक्सास, ओक्लाहोमा, टेक्सास ठीक है, ओक्लाहोमा ये राज्यों के नाम है। कंसास तो आपने सुना ही होगा, कंसास एंड नेब्रास्का राज्य। ठीक है, सम्मिलित हैं। ठीक है, टॉर्नेडो एली में मिसिसिपी मिसौरी घाटी, टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास, नेब्रास्का राज्य सम्मिलित है। ठीक है, और ये क्या है? संयुक्त अमेरिका के बृहद मैदान के क्षेत्र में कैसे बनते हैं? ध्रुवीय ठंडी वायुराशियों और मैक्सिको की खाड़ी की गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय वायुराशियों के मिलने से भयंकर साइक्लोन चक्रवातों का विकास होता है, जिन्हें टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और टॉर्नेडो प्रभावित बृहद मैदानी भाग टॉर्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित है? ठीक है, कौन सा है अधिक प्रभावित? चीन सागर। टाइफून चीन, वैसे ही पता है। ठीक है, अच्छा क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में उनके अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। किनको? चक्रवात को ही, साइक्लोन को। ठीक है, उनके नाम जस्ट अभी बता जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, टाइफून है ना, टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 से 180 पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होती है। ठीक है, चीन सागर में टाइफून।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और आपको सुमेलित करके आंसर बताना है, ठीक है। कोड ये नीचे कोड दिया गया है ABCD, तो आप सुमेलित कर लीजिए, सुमेलित करके फिर आंसर निकलेगा वो बताइए जल्दी से। तो आइए हमारे साथ सुमेलित कर लीजिए। जैसे कि एक तो हम बता ही दिए हैं, चीन टाइफून, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया विली, ठीक है, एंड भारत चक्रवात, और संयुक्त राज्य अमेरिका हरिकेन। तो आंसर इसका क्या होगा, अभी देख लेते हैं। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का फर्स्ट 2 3 4 1, 2 3 4 1 बी होगा आंसर इसका। आंसर हो गया बी, 2 3 4 1, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में से बिली, चीन में टाइफून, और USA या संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, तथा भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। किनको, चक्रवात को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बिली कहते हैं, चीन में टाइफून कहते हैं, और भारत में चक्रवाती कहते हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहते हैं। और एक कन्फ्यूजन और आपको दूर करते हैं कि चीन में बोलते हैं चक्रवात को, क्या बोलते हैं चीन में, टाइफून, ठीक है। लेकिन जापान में से क्या बोलते हैं, जापान में से बोलते हैं टाइफू, ठीक है, बस टाइफू, ना नहीं होता उसमें, टाइफू। जापान में टाइफू और चीन में टाइफून, ठीक है। चीन में टाइफून और जापान में टाइफू कहते हैं, ठीक है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बिली, चीन में टाइफून, भारत में चक्रवात, और संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहते हैं, ठीक है, और जापान में से टाइफू कहते हैं, ठीक है। किसको, चक्रवात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। ए साफ मौसम का, बी तूफान का, सी बर्फबारी का, डी भारी वर्षा का। बताइए किसका सूचक है, किसका सूचक है बताइए। अगर पारे का तल अचानक नीचे गिर जाता है बैरोमीटर में तो किसको दर्शाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी तूफान का, बवंडर, तूफान का, ठीक है। आंसर होगा बी तूफान का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन फैक्चुअल वाइज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बागियो चक्रवात संबंधित हैं। ए ऑस्ट्रेलिया से, बी फिलीपींस से, सी चीन से, और डी संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। कहीं कहीं बागियो लिखा होता, कहीं कहीं बागियो भी लिखा होता। देखो हम बता दे रहे हैं कैसे, बागियो ऐसे भी लिखा होता, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। कंफ्यूज, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, क्या कहीं कहीं पे क्या लिखा होता है, बागियो, ठीक है, ये लिखा होता है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूजन मत रखिएगा बिल्कुल भी। बागियो होता है, बागियो होता है, ठीक है। ये होता है, ये चक्रवात का नाम है बागियो चक्रवात। संबंधित किससे, फिलीपींस से, फिलीपींस से संबंधित है। आंसर हो गया बी, ठीक है। आंसर हो गया बी, बागियो चक्रवात किससे संबंधित है, फिलीपींस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है मर्करी स्केल से, बी फुजीटा स्केल से, डी रिक्टर स्केल से, और डी सफीर सिम्पसन स्केल से। बताइए आंसर क्या है, सी रिक्टर स्केल, ठीक है। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ नाम के उपकरण का भी इस्तेमाल किया जाता है। रिक्टर स्केल और किससे, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, ठीक है। भूकंप की तीव्रता किससे पता लगाया जाता है, इसकी तीव्रता का पता है रिक्टर स्केल। लेकिन भूकंप का माप किससे किया जाता है, सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ नामक एक उपकरण होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है। रिक्टर स्केल भी होगा, सिस्मोग्राफ।
अगर ये आया होगा भूकंप की तीव्रता का पता कैसे लगा तो रिक्टर स्केल से, और भूकंप का माप किससे किया जाता है तो सिस्मोग्राफ से किया जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ए मर्केली स्केल, बी फुजिटा स्केल, सी सापिर सिम्पसन स्केल, डी रिक्टर स्केल। इसमें रिक्टर स्केल नहीं होगा, इसमें क्या होगा बताओ। आंसर होगा अगर टॉर्नेडो के तीव्रता का मापन किया जाएगा ठीक है, तो उसके लिए फुजिटा स्केल प्रयोग में लाई जाएगी। ठीक है, आंसर होगा बी फुजिटा स्केल। ठीक है, आंसर हो गया बी फुजिटा स्केल। ठीक है, फुजिटा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। इसका नामकरण इसके आविष्कारक तेत्सुया थियोडोर फुजिटा के नाम से किया जाता है। ठीक है, इसका क्या मापन, टॉर्नेडो की तीव्रता, एक मिनट, टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु फुजिटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे कंप्लीट 15 क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइए बच्चे, और आपको कैसे चाहिए, आप चाहिए कि आप एक्सप्लेनेशन करें या नहीं करें, या फिर से टिक लगाते हुए ABCD आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, आपको जैसे चाहिए हम वैसे क्वेश्चन कराएंगे। आफ्टर एग्जाम के हम बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं एग्जाम हो जाए, इसलिए हम सारे वो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जिससे क्वेश्चन आने की संभावना है, आई हुई है, और परमानेंट वो क्वेश्चन हमेशा हर साल आते ही हैं। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा कि मैम कोई ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो अननेसेसरी हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही है जो हमेशा ही आते हैं। ठीक है, कितने बार हम बोलते हैं, हमेशा रिपीट करते हैं कि ये सारी टेंशन मेरी है, आपकी टेंशन सिर्फ इतनी कि आप पढ़ाई करें बस। ठीक है, वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, दिवाली है, हाँ दिवाली सेलिब्रेशन कीजिए, लेकिन अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक मत कीजिए। ठीक है, लगातार पढ़ाई करते रहिए बच्चे, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होगा, फाइनली होगा ही। ठीक है, तो चलते हैं फिर, परसों आएंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जहां भी रहें आप मस्त रहें, व्यस्त रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे।